नमस्ते दोस्तों। उस गॉड वाली डिबेट के बाद किसी ने मुझसे पूछा कि क्या कहते हो, फ़ायदा किस में है, ईश्वर को, गॉड को मान लेने में या रिलीजन्स को फॉलो करने में या क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको एक्सप्लोर करने में, हर चीज़ को क्वेश्चन करने में। तो मैंने कहा इसका जवाब मैं सोच के दूंगा अगले वीडियो में, तो वो वीडियो यही है। तो मुझे ये लगता है बहुत सोच विचारने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रिलीजन्स को फॉलो कर लेने में है। जो लोग बताते हैं ना कि ऊपर ईश्वर है, गॉड है, बैठा है, वो देख रहा है, वो फॉलो कर लेने में है हर लिहाज से। मतलब आप अगर वो बाबा बन जाते हैं, वो धर्मगुरु बन जाते हैं, या जो भी हैं ज्ञान देने वाले बन जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं, उस लिहाज से भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और सिर्फ फॉलो करने वाले और हाथ जोड़ने वाले बन जाते हैं तब भी फ़ायदे में रहेंगे। अब रिलीजन का, मज़हब का या धर्म का फ़ायदा उठा के आप बाबा बन जाएं और ज्ञान देते रहें पूरी दुनिया को और बताएं उनको कि धन संपत्ति सब बेकार की चीज़ है, उसके बदले में रॉल्स रॉयस वगैरह लेते रहें, BMW जैसी महंगी गाड़ियाँ लेते रहें। आप दुनिया को बताते रहें कि एंजॉय करना सब एकदम बेकार है, पाप है, और ख़ुद दुबई में जाके रहे तो बढ़िया एंजॉय करते रहें, विदेश भ्रमण करते रहें, सब कुछ करते रहें और उसी को ना करने का ज्ञान पूरी दुनिया को देते रहें। लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, करोड़ों की फॉलोइंग रहेगी आपकी और भरपूर चंदा चढ़ावा सब चढ़ता रहेगा। आपको टैक्स वैक्स का कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेनिफिट लेते रहेंगे उसका। और फॉलोइंग आज के समय में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है। पावर जो है वो फॉलोइंग वालों के पास ही है। आप किसी भी रिलीजन को अपना हथियार बना लीजिए और अपने पीछे फॉलोअर्स की भीड़ लगा लीजिए, आप अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर कहीं राजनीति भी आपका सपोर्ट कर रही है जिस इलाके में हैं आप, तब तो फिर पौबारा हो जाएगी। फिर तो बड़े बड़े नेता भी आपके चरणों में आके झुकेंगे, आपको नमन करेंगे और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपके बहुत सारे उल्टे सीधे काम जो हैं उन पे पर्दा डाल दिया जाएगा और आप कोई भी उल्टी सीधी बात करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने वाले बहुत थोड़े लोग रहेंगे। और मान लीजिए कभी आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ के पॉलिटिक्स, जहाँ की राजनीति उस टाइम में आपके हिसाब से नहीं है, जैसे इस समय जो ये मुफ्ती साहब वायरल हुए और इनके जो पुराने बयानात वायरल हुए और अब नए भी जो ये बातें कह रहे हैं उनमें कई बातें बकवास हैं, बड़ी एंटी वीमेन बातें करते हैं। और एक नया बयान उनका वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने बता दिया कि शरिया लॉ जो है वो संविधान से भी ऊपर है, जबकि असल में अगर इनके ऊपर आफत आएगी तो यहाँ शरिया बचाने नहीं आएगा। इस देश में तो एटलीस्ट उनको संविधान के भरोसे ही काम करना पड़ेगा, वकील हायर करने पड़ेंगे और कोर्ट में पेश होने जाना पड़ेगा। यहाँ कोई मैदान महशर तो है नहीं, वो आखिरी अदालत। तो यहाँ पर सब हिसाब यहाँ के संविधान के हिसाब से ही होगा। और बाकी के जो देश हैं उनमें भी काफ़ी हद तक इस बात को मान के चलिए कि आप वहाँ के संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। अब ये बड़ी मुश्किल है कि इस्लाम का जो ये रूप है ना, जिसमें लोग कहते हैं कि शरिया जो है वो हर चीज़ से ऊपर है, हर जगह के संविधान से, इससे पूरी दुनिया टैकल करने में लगी हुई है। यूरोप में भी जिन्होंने पहले तो रिफ्यूजी बना के उनको अपने देश में पनाह दी और उसके बाद ये लोग बताने लगे कि नहीं अभी तो शरिया ही सबसे ऊपर रहेगा। हर जगह, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, लगभग हर जगह यही हालात बने हुए हैं। और उनके चक्कर में जो बाकी के विदेशी हैं, चुपचाप शांति से रहने वाले, उस जगह के संविधान को, कानून को फॉलो करने वाले, उनकी भी जान पे बनाई है। और इसका सबसे बुरा प्रभाव ये होगा कि फिर राइट विंग ताकतें जो हैं वो बड़ा ज़ोर शोर से ऊपर उठेंगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो दुनिया में जहाँ पर जिस भी देश में अगर एक रिलीजन जो है रेडिकलाइज होगा तो उसके अगेंस्ट बाकी के भी खड़े हो जाएंगे उसी तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब साथ नहीं चल पाएंगे अगर एक अपना मुंह ज़्यादा उठाने की कोशिश करेगा और बताएगा कि हमारा जो लॉ है ये तुम्हारे देश के लॉ से ऊपर है। हिंदुस्तान में अभी जो आम मुसलमान हैं वो बेचारे अपनी देशभक्ति साबित करते नहीं थकते हैं। मतलब वो वंदे मातरम गाने में, राष्ट्रगान गाने में और झंडा उठाने में, तिरंगा, सबसे आगे रहते हैं। लेकिन फिर इनके जैसा कोई पढ़ा लिखा बेवकूफ़ आ जाता है जो बता देता है कि नहीं शरिया जो है वो तो संविधान से ऊपर है। फिर उनको उधर वालों को मौका मिल जाता है कि देखो ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये तो किसी के सगे नहीं है, ये जिस देश में रहेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। तो यही है रिलीजन की ताकत। आप किसी भी एक रिलीजन का झंडा उठा लीजिए और उसके पीछे की साइंटिफिक थ्योरीज को समाज में बोलना शुरू कर दीजिए, आपके पीछे बोलने वालों की भीड़ लग जाएगी और सवाल उठाने वाले बहुत पीछे चले जाएंगे। और अगर आप बाबा नहीं बनना चाहते हैं, किसी रिलीजन का झंडा उठाना नहीं चाहते हैं और उपदेश देकर अय्याशी का जीवन बिताना नहीं चाहते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ फॉलोअर बने रहिए, उसमें भी कम फ़ायदा नहीं है। भाई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे पाप हो रहा है नहीं, बुरे कर्म हो रहे हैं कि नहीं।
आप कहीं पाप करके लास्ट में गंगा नहा लेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, तब भी सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे मर रहे हैं तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो इम्तिहान ले रहा है। तो आप इस सुकून से सराबोर रहेंगे कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है या आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, और जो भी है वो तो परमपिता ऊपर बैठा हुआ जो सर्वशक्तिमान है वही कर रहा है, और आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्री विल है आपके पास सब कुछ करने के लिए। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर तरह से आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और बड़े आराम से आराम पा सकते हैं हर स्थिति में। वही नुकसान जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला तो आपका दिमाग आपको चैन लेने नहीं देता है, वो नए नए सवाल रोज़ बुनता रहता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने बजे, इस तरह के सवाल आपके मन में आते रहते हैं। और अगर दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर एक पत्ता भी हिलता है तो क्यों हिलता है, आप उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि दुनिया में जितनी तरह की खोजें हुई हैं ना, वो सारी इसी तरह के सवाल करने वाले लोगों ने, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने वाले लोगों ने ही की हैं। अगर नेचर ने जो हमको दे दिया, हमको जैसे पैदा कर दिया, और नेचर से जो चीज़ें हमको मिली हुई हैं, अगर हम उसी पे मान जाते और क्वेश्चन करना बंद कर देते, सवाल उठाना बंद कर देते, तो हम भी वैसे ही रहते जैसे जंगली जानवर रहते हैं। कोई सभ्यता जो है वो आगे बढ़ने ही नहीं पाती। आपको जो जंगल से फल मिल गए या जानवर मार के मिल गए, इवन आग की खोज भी आदमी नहीं करता, क्योंकि कच्चा खाना जो मिल रहा है ना, कच्चा मांस जो मिल रहा है वही काफ़ी है। नेचर ने तो हमको वही दिया है। लेकिन इंसान के दिमाग में सवाल आया ना कि जो मांस हम खा रहे हैं, इसको कच्चा खाने के बाद अगर हम आग में पका के खाएँ, भून के खाएँ, आग की खोज हमने कर ही ली है, तो क्यों ना इसके बैक्टीरिया वगैरह नष्ट करके आराम से खाएँ, इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और सब बढ़िया मिलने लगता है। तो वो आग की खोज से आज माइक्रोवेव ओवन तक आ गए हैं। इंसान के दिमाग में सवाल आया होगा ना कि यार पैदल ही चलता है इंसान, दौड़ते रहता है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती क्या? तब उसने पहिया बनाया। पहिए से फिर देखो आज रेलगाड़ी आ गई है और 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कारें आ गई हैं। तो भाई साहब, दुनिया में जो कुछ दिया है ना, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग करने वालों ने ही दिया है। मैं तो ये देखते रहता हूँ आजकल मेट्रो वगैरह पे जाते हुए कि लोग वो एक अंगूठी जैसी पहनते रहते हैं और उसमें बटन दबाते रहते हैं। उसको मैंने पूछा कि क्या है, तो बोले चैंटिंग करने के लिए है, मतलब कि वो मंत्र जाप करने का है कि जितनी बार आपने दबाया उतनी बार ही किया। मोबाइल में भी इसी तरह की कुछ ऐप्स आती हैं जिसमें ऐसे ऐसे दबाते रहो, वो भगवान का नाम लिखता रहता है। हर रिलीजन के पास है अपना ये सिस्टम। जैसे कि पहले अजान दी जाती रही होगी या जो जयकारे वगैरह लगाए जाते हैं, वो ऐसे ही लगाए जाते होंगे ज़ोर ज़ोर से बोल के। लेकिन जब इनको दिखा माइक और भोंपू बड़े बड़े साउंड, तो फिर लगा कि क्यों ना, ये सवाल उठा कि क्यों ना अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा लोगों में पहुंचाया जा सके। जो एक मुफ्ती या बाबा जी एक जगह खड़े होकर 4 लोगों को उपदेश दे सकते हैं, वो लाखों लोगों की भीड़ को कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको वही काम आ गया जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोगों ने बनाया था, माइक और साउंड सिस्टम। और इस मामले में बड़ी अजीब बात यह है कि जो मुफ्ती लोग हैं जो बताते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ हराम है, रक्स करना हराम है, मतलब नाचना हराम है, म्यूज़िक हराम है, फ़ोटो वीडियो बनाना हराम है, लेकिन इनके सबसे फ़ोटो वीडियो जो है वो मोबाइल पर और कैमरे पे आके ही इतना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उनके जब 2 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं तो बड़े शौक़ से अपना फ़ोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे लगाते हैं कि भाई कंग्रेचुलेसन्स, हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए। और वो साइंस के हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनको सुविधा मिल सकती है अपना कुनबा आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ भी हराम नहीं है। लेकिन औरतों की ज़िंदगी हराम हुए किए पड़े हैं, किसी भी तरह का एंजॉयमेंट हराम है। तो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने वालों के साथ ये बड़ी समस्या होगी कि उनको कभी सुकून नहीं मिलेगा, वो हमेशा सवालों से जूझते रहेंगे और यूनिवर्स के बहुत सारे नियम कानूनों पर सवाल उठाते रहेंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि आपकी फॉलोइंग कभी भी रिलीजियस लोगों की फॉलोइंग के बराबर नहीं हो पाएगी। माना कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में या जो भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जनसंख्या अब नॉन रिलीजियस लोगों की है। जैसे जो सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर आते हैं ना, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज़, वहाँ पर लगभग 70% लोग एथीस्ट बताए जाते हैं। लेकिन वहाँ की जनसंख्या भी तो बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं हमारे जैसे, वहाँ पर तो धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है। चाइना इस मामले में एकदम अलग है। वहाँ पर रिलीजन्स को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता जैसे बाकी दुनिया में किया जाता है। इसी वजह से वो लोग साइंस में ज़्यादा पीछे लगे हुए हैं। वो लोग नई नई खोज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी
चीन को फॉलो करने वाले, उसका अनुकरण करने वाले दुनिया में लोग नहीं हैं। उनके पास कोई एक बाबा नहीं मिलेगा जैसे हमारे देश में मिल जाएंगे, कोई मुफ्ती नहीं मिलेगा जैसे हमारे देश में मिल जाएंगे। उनके पास वो पॉलिटिकल पावर नहीं है बाबाओं की वोट्स को मोबिलाइज करने की। तो वो इस मामले में हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो कुल मिला के जहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना, वहाँ पर फॉलोइंग बहुत कम होगी। आपके पीछे चलने वाले, आपकी बात सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना और क्वेश्चन करने वालों को फॉलो करना अपने आप में एक आयरनी वाला नहीं हो जाएगा। आप किसी को बताएं कि सवाल करना बहुत ज़रूरी है, अगला फिर पूछ देगा कि क्यों, बस हो गई आपकी फॉलोइंग टाइपिस। मतलब देखिए, जावेद अख्तर साहब ने इतना लंबा जीवन जिया और अपने आप को नास्तिक कहकर प्रमोट करते रहे और वो बहुत सारे व्याख्यान देते रहे, लेकिन फिर भी उनकी फॉलोइंग आज भी वो जो लड़का है ना मुफ्ती, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में तालियां बजाने वाले दुनिया के हर कोने में ज़्यादा मिलेंगे और जावेद साहब को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर रिलीजियस होके थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, जिस भी रिलीजन का झंडा उठा रहे हो, उसकी किताब में अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ना, तो आप एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे। अधकचरा ज्ञान भी आपको एकदम टॉप पे पहुंचा देगा। लेकिन एथीस्ट बन के दुनिया भर का ज्ञान अगर आप हासिल कर लोगे और दुनिया भर की मोरालिटी, मानवता भी अपने अंदर ले आओगे, तब भी आपको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो कुल मिला के फ़ायदा रिलीजियस होने में ज़्यादा है। आप सुकून ज़्यादा पाएंगे, आपके नंबर्स ज़्यादा रहेंगे और आप एथीस्ट को चिल्ला चिल्ला के चुप करा देंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग होने में, हर चीज़ को क्वेश्चन करने में या एथीस्ट होने में नुकसान ज़्यादा है। फिर भी जो लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को जगाने में कामयाब हो गए हैं और क्वेश्चन करना सीख गए हैं, वो लोग मुश्किल रास्ता ही चुनते हैं। पता नहीं क्यों, मेरी भी समझ में नहीं आता क्या सोच के नहीं सोचने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अपने को ये सुकून है कि जो सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। हमको नहीं मिलेंगे तो आगे आने वाले लोगों को मिलेंगे। तो देखा जाएगा जो भी होगा। आप क्या सोचते हैं कि आप आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को रिलीजियस बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने वालों में? अगर रिलीजियस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने सारे पैथ्स आपके पास पहले हैं। आपको मोबाइल भी वही ढोंग पाखंड सिखा रहा है, बाबा लोग भी आजकल पॉलिटिक्स भी वही सब सिखा रही है, तो उसमें तो ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सोचने समझने में, सवाल करने में थोड़ा आगे बढ़ें और उसका रास्ता पूछना चाहते हैं, तो कमेंट वगैरह में पूछना। और अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।